नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रहा है, जिसपे हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए खासकर रिवीजन कर रहे हैं, वो भी पूरा थ्योरी बेस में। ठीक है, तो आज क्लास हमारी रहने वाली मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्लास नंबर 27 है। 26 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है कि आरओ में काफ़ी अच्छे खासे लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं। 10 से 12 प्रश्न का पूरा प्लेलिस्ट, पूरा पैकेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से थ्योरी में मिल चुका है। ठीक है, कुछ वीडियोस और बचे हैं। ये 27वां वीडियो है, तो लगभग 30 या 32 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक आध वीडियो खींच देंगे लंबा। ठीक, तो अब मेन मुद्दे पर अच्छी अच्छी केवल घटनाओं की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसको देखेंगे एक बार रिवीजन टाइप में कि क्या हम लोगों ने पिछले टर्न पे देखा था। तो पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का संघर्ष कैसे हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोगों ने पिछले टर्न पे शुरू किया था। फिर मैंने आपको पिछले टर्न पर बताया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान का क्या रोल था इसमें। ठीक है, पूरा मैपिंग बेस में बताया था क्या क्या घटनाएं हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सीमांत गांधी कौन थे, कैसे नाम पड़ा, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था गांधी जी का जो गोरासना नमक विद्रोह था, नमक गोदाम का जो लूट थी, तो वो नमक गोदाम की लूट कैसे होती है। ठीक है, फिर गांधी जी गिरफ्तार कैसे होते हैं, कब होते हैं। फिर गांधी जी का विरोध होता है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और गांधी जी के गिरफ्तार के बाद गोरासना नमक गोदाम कौन लूटता है, सरोजनी नायडू, मणिलाल गांधी ये लूटते हैं। नाम बहुत पूछा जाता है सरोजनी नायडू का। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था रानी गाइडेलियू या रानी गॉर्डिनेलियू का, इनका क्या रोल था इसमें पूछा जाता है। इस समय अंग्रेज पत्रकार कौन है, वेब मिलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे मजबूत प्रतिभाग या भागीदारी कौन थे, महिलाएं थी। ठीक है, ना युवा थे ना किसान थे, सबसे ज़्यादा जो भागीदार थे सो महिलाएं थी। ठीक, इंदिरा गांधी या प्रियदर्शनी कहा जाता था इनको। इन्होंने वानर सेना, माजरी सेना का गठन किया था। बच्चा बटालियन थी एक प्रकार की। ठीक है, अगर आ जाए तो बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के दौरान की घटना है ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी बचपन में ही। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था समझौता हुआ था। गांधी जी सहित कांग्रेस समिति के महत्वपूर्ण नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। कब, 25 जनवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने आपको 5 बातें लिखवाई थी। ठीक है ना, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, वही मैंने आपको लिखवा दिया था। अब मैंने आपसे कहा था अब इसके आगे या तो हम लोग चलेंगे 1931 में कराची अधिवेशन और या तो गोलमेज सम्मेलन, लेकिन उससे पहले एक क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण देख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना। होली आ रही है तो त्यौहार भी काफ़ी सोच समझ के मनाना है, क्योंकि इस बार एग्जाम में आरओ तो है ही है, बाकी वीपीओ भी है, पीसीएस प्रीलिम्स भी है, तो काफ़ी सारे एग्जाम लगे हुए हैं इस बीच। ठीक है, और अभी सुनने को मिल रहा है कि लेखपाल भी आपका जल्द आ जाएगी। पेट 25 भी आने वाला है और पेट 25 के थ्रू भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। हालांकि लेखपाल अभी 23 से ही है। ठीक है ना, पेट 23 से, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इस बार, तो थोड़ा सा अपने को मजबूत करके क्लियर करनी है चीज़ों को। ठीक है, खैर, तो क्रांतिकारी चरण का द्वितीय चरण जो हुआ वो क्या था, इस पर हमको क्या पढ़ना है। पहले तो एक नाम याद रखना है आपको, मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, ये एक एग्जाम में पूछा गया था, सचिंद्र सान्याल। इनके बारे में हम लोगों ने पीछे बात की है काफ़ी। इनके एक पुस्तक पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुस्तक। क्या है, बंदी जीवन। शायद मैंने आपको पिछले टर्न पर नहीं लिखवाया था, तो आप लिख लेना, बंदी जीवन पूछा जाता, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
बंदी जीवन किसकी पुस्तक का नाम है? तो सचिंद्र सान्याल। अब मिलान करने को भी आ सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी इनके बारे में आएगा आगे, ठीक है। तो अब एक देखना है, घटना होती है, एक गठन होता है अक्टूबर 1924 को, अक्टूबर 1924 को। कहाँ? कानपुर में, कानपुर यूपी। ठीक। क्या होता है यहां पे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन या रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको एचआरए भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं बुक में केवल एचआरए लिखा होता है, तो ध्यान रखना, एचआरए आपको एग्जाम में भी आ जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक। इसका गठन होता है, ये क्या है? एक एसोसिएशन है। कौन करता है गठन? भाई गठन होता है तो कौन करता है गठन, ये भी बताओ। तो देखो, इसका जो गठन करते हैं वो करते हैं एक तो चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। यहां से आपको काफी डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। एक है इन्हीं के साथ सचिंद्र सान्याल, एक है राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल, ठीक है। क्यों गठन करते हैं? भाई गठन करते हैं ठीक है, लेकिन क्यों करते हैं भी तो बताओ, उद्देश्य क्या है गठन का? तो भाई भारत को आजाद दिलाना, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि संगठित क्रांति के माध्यम से, भाई क्रांति कर रहे हैं ना, संगठित क्रांति के माध्यम से भारत को आजादी दिलाना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, भारत को आजादी दिलवाना या दिलाना, ये उद्देश्य है, इसी वजह से एचआरए का गठन होता है। अब भाई कोई भी अगर एसोसिएशन है, समझिए बात को, कोई भी अगर एसोसिएशन चल रहा है, भारत को आजादी दिलाना है, ये तो बहुत बड़ा काम है, तो क्या फ्री में हो जाएगा? हथियारों की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग जगह जाने के लिए हमें वाहनों की जरूरत पड़ेगी, तो कई सारी जरूरतों का सामना करते हुए आज़ादी दिलाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब हमें रिक्वायरमेंट है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोग फ्री में तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। अगर हमें अंग्रेजों का साथ चाहिए, अंग्रेजों में थोड़े बहुत लोगों का साथ चाहिए, तो उनको पैसे भी खिलाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल बात कहाँ पे आके टिक गई? पैसे पे। मतलब हमें अगर एसोसिएशन चलाना है, एसोसिएशन को सफल बनाना है, तो हमें भैया चाहिए पैसे। पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का हम ये कह दें कि संगठित क्रांति हेतु, संगठित क्रांति हेतु शस्त्र एवं पैसों की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत थी। तो क्या हुआ? हुआ क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। इस घटना को अंजाम दिया गया। आप समझिए कि एक दूसरे से कनेक्टेड है चीजें। 1924 में गठन होता है एसोसिएशन का, काम क्या है? आजादी दिलाना। तो भैया शस्त्र की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो जब इतनी जरूरत है तो क्या होगा भाई? पैसे इकट्ठे होंगे। कैसे होंगे? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो लूट होती है उसमें पैसे इकट्ठे करने की बात की जाती है। अब ये काकोरी ट्रेन एक्शन कैसे होता है समझिए। काकोरी ट्रेन एक्शन, अब देखिए ये कानपुर की घटना है, ये जो मैंने आपको बताया है एचआरए, ठीक है, ये कानपुर की है। काकोरी ट्रेन एक्शन होगा, ये भी यूपी की है। तो कुल मिला के यहां से यूपी स्पेशल भी आपका कवर हो रहा है, यूपी स्पेशल में भी आपको यही चीजें पूछी जाएंगी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कैसे होता है भाई, ये देखो।
ये रहा सहारनपुर, समझिएगा बहुत अच्छे से, सहारनपुर। ये रहा लखनऊ, ये रहा लखनऊ। तो भैया इसके बीच में रेलवे लाइन बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रही रेलवे लाइन। ये रही रेलवे लाइन, ठीक है। अब क्या करें, यहां कहीं बीच में एक स्टेशन पड़ता है, यहां पे क्या नाम है, काकोरी स्टेशन, काकोरी स्टेशन। बस यहीं पे लूट को अंजाम दिया जाता है। आपसे पूछा क्या गया था, एक बार पूछा गया था काकोरी ट्रेन एक्शन किस रूट पर पड़ता है, तो सहारनपुर से लखनऊ जाने के रूट पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सहारनपुर से लखनऊ जाने के रूट में काकोरी ट्रेन एक्शन पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ, काकोरी स्टेशन पर लूट को अंजाम दिया गया। किसको, लूट को। ये कब की घटना है, डेट याद रखनी है, 9 अगस्त 1925 की। 9 अगस्त 1925 को सरकार का खजाना, सरकारी खजाना जा रहा था, वहीं पर लूट को अंजाम दिया गया। जब लूट को अंजाम दिया गया, भाई सिक्योरिटी भी टाइट थी, तो क्या हुआ, अरेस्ट हुए कुछ लोग, बिल्कुल हुए। इस एक्शन के बाद 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। पूरा डेटा लो आप, 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं। बाकी जो बचे, भाई 29 थोड़ी ना थे, कई लोग थे, बाकी आजाद बच गए। इन 29 में से 4 को फांसी हो गई, 4 लोगों को फांसी दे दी गई। यही 4 लोगों के नाम आपसे हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। इन 4 लोगों में पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि शाहजहांपुर के थे, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी, एक है रोशन सिंह, और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। अब आपसे पूछेगा बताओ फांसी कहां हुई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां होती है, गोरखपुर जेल में, गोरखपुर जेल में। ये 4 लोगों के मिलान करने के लिए बहुत आते हैं कि मिलान कीजिए कहां उनको फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, गोंडा जेल सब यूपी में है। रोशन सिंह नैनी जेल प्रयागराज, नैनी जेल। और अशफाकुल्ला खां फैजाबाद जेल, फैजाबाद जेल, ठीक है। इनको फांसी होती है 4 लोगों को। कहां होती है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यहां पे आपको एक नाम दिखा है, जैसे मैंने आपको यहां नाम बताया है चंद्रशेखर आजाद, और यहां पे चंद्रशेखर आजाद बच निकले हैं। यहां पर मैंने आपको बताया 29 गिरफ्तार हुए, और यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि एक ही नाम इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहां पर लिख दे कि आजाद, चंद्रशेखर आजाद बच निकले, बच निकले, आजाद बच निकले, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद निकल गए। अब इन लोगों को फांसी हो गई। अब एक और घटना होती है, समझिएगा, कनेक्टेड है एक दूसरे से घटनाएं सभी। अब क्या होता है, पहले क्या हुआ कि भाई 1924 में एसोसिएशन का गठन हुआ, पैसे की जरूरत पड़ी, तो भाई काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। उसके बाद 1926 में, ठीक 1 साल बाद, पंजाब में गठन होता है, किसका, नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा का गठन होता है। कौन करता है गठन, फिर नाम पूछेगा आपसे, कौन करता है गठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभा है, काफी बार पूछ चुका है एग्जाम में कि भाई इसका गठन किसने किया, तो समझिएगा इसका गठन कौन करता है, भगत सिंह, यशपाल, छबील दास,
छबील दास। हालांकि एग्जाम में जब पूछा गया है एक आध बार तो भगत सिंह का ही नाम आया है, लेकिन तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तीनों ने मिलकर गठन किया था नौजवान भारत सभा का। कहां? पंजाब में। कब? 1926 में। क्यों किया था? भाई किया गठन तो क्यों किया, समझिए। तो यहां पे लिख देते हैं इन लोगों ने क्या सोचा कि यार इतना कांड हो गया है, अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई 1924 में ये बन गया, 1925 में ये हो गया, तो अब पीछे नहीं हटना है। ठीक है। तो इन लोगों ने सोचा कि यार देखो हम लोग तो अभी नए हैं, ज्यादा अनुभव एक्सपीरियंस तो है नहीं हमें, तो एक काम करते हैं, आजाद जो है चंद्रशेखर आजाद, ये तो बच निकले, इनको ढूंढते हैं, इनको खोजते हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ठीक है। तो ऐसे हम बोल दें कि इन लोगों ने आजाद, चंद्रशेखर आजाद को ढूंढा और कहा कि आप अनुभवी हैं। क्या है? अनुभवी हैं। फिर से क्रांति करें, फिर से क्रांति करते हैं, हम आप मिलकर फिर से क्रांति करते हैं। भाई 4 लोगों को फांसी हो गई तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना अभी, क्रांति करेंगे, आजादी दिलवाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, मान गए सब। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि चलो सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है, HSRA। देखिएगा, ये है HRA, ये है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब जब 25 वाली घटना हुई, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, तो ये तो भाई ये संस्था तो खत्म हो गई। अब इसी संस्था का अपडेटेड वर्जन फिर से गठन किया गया, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। HSRA बहुत पूछा जाता है, कब? तो वो 1924 को, ये 1928 को। कहाँ कहाँ गठन होता है? तो भाई उसका गठन तो कानपुर में हुआ था, इसका गठन होता है दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला में। ठीक है। अब जैसे गठन होता है, गठन कौन करता है? तो भगत सिंह, यशपाल, छबील दास किसको बुलाने गए थे? आजाद को। तो भाई इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो भी कौन बनाए जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। अब देखिए यहां बहुत पूछा जाता है कि गठन किसने किया, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जब भी पूछे चंद्रशेखर आजाद कर देना, और जब भी पूछे कि इसके सदस्य कौन कौन थे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इसके सदस्य, क्योंकि कहीं भी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो इसके जो सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य, ठीक है, वो कौन है? तो भाई एक तो है भगत सिंह। कभी कभी आपका चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन ना आके भगत सिंह आ जाता है, तो वो भी सही है, बिल्कुल टिक कर देना है। यहीं पर आपके हैं बटुकेश्वर दत्त। यहीं पे है एक शिव वर्मा, और यहीं पे है राजगुरु। ठीक है। 4 लोग हैं संस्थापक सदस्य, लेकिन अध्यक्ष कौन बने हैं? चंद्रशेखर आजाद। टोटल 5 लोग मिलकर इसका गठन करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। ठीक है। तो आपको यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही होगी। 1924 में गठन होता है, 1925 में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, इसमें फांसी दे दी जाती है। फिर 26 में पंजाब में नौजवान सभा का गठन करते हैं, वो लोग आजाद को ढूंढते हैं, फिर क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब फिर इसका उद्देश्य क्या होता है? अगर पूछे कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो सेम उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य बदलेगा थोड़ी ना। तो संगठित क्रांति के माध्यम से भारत को आजादी दिलाना।
एवं भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। राज्य की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो क्या किया इन लोगों ने, ऐसे सारे बनाया तो क्या किया, तो भाई 1928 में बना और 1928 में ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तो आपको पता है कि साइमन कमीशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, साइमन कमीशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। साइमन कमीशन विरोध में किसकी हत्या हो गई थी, लाला लाजपत राय की। लाला की हत्या हो गई थी, लाठी मारी गई थी, याद है आपको, विरोध में, लाहौर में। तो अब मौत का बदला लेना था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था, तो बदला लिया गया। कब, 17 दिसंबर 1928 को। डेट याद रखनी है, 1928 को। क्या बदला लिया गया इसमें, तो भाई कुछ लोग सामने आए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु। अगर आपने शुरुआत से क्लास देखी है तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि ये बदला कैसे क्या लिया गया था, साइमन कमीशन पूरा मैंने आपको बताया था। ठीक है, और नाम आता है चंद्रशेखर आजाद। हथियार सहयोगी इसमें सुखदेव भी है, सुखदेव। ठीक, जो एसपी है, एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, नाम क्या है, स्कॉट। स्कॉट को हत्या करनी है, स्कॉट को मारने गए हैं ये लोग, मारने गए, लेकिन स्कॉट उस समय मिला नहीं, तो डीएसपी सैंडर्स की हत्या करके चले आए, समझिएगा। मारने गए बट नहीं मिला, तो किसकी हत्या कर दी, जो उस समय का डीएसपी था, सैंडर्स, सैंडर्स की हत्या की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या हत्या की, उसका भी एक प्रोसीजर था कि सुखदेव जो है वो बाहर तैनाती देंगे, पहरा देंगे, इनके पास हथियार रहेंगे। तभी मैंने आपको एक नाम दिया, हथियार सहयोगी। ठीक है, और ये तीनों जाके अंदर एकदम फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो एसपी जो था स्कॉट को मारने गया था, लेकिन स्कॉट नहीं मिला, तो डीएसपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस वजह से पूछा जाता है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी। कब, 1928 में। भगत सिंह के साथ और कौन कौन थे, तो राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सभी थे। ठीक है, मुख्य कौन थे, भगत सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है ये सब चीजें। तो चलो, ये तो हो गई है 1928 की, ये घटना आपको समझ में आ गई। तो अब जब ये सैंडर्स की हत्या की इन्होंने, तो क्या अंग्रेज शांत बैठने वाले हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सभी क्रांतिकारियों पर एक केस चलाया गया, लाहौर षड्यंत्र केस। बात समझिएगा, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। मैं यहां पर लिख देता हूं कि सभी क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। 8 अप्रैल 1929 को। कौन है इस समय, लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन। ये सारी घटनाएं हालांकि मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, असेंबली में बम फेंका, लॉर्ड इरविन की असेंबली में। भाई हुआ क्या था ना, लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में इन सभी को दोषी करार दे दिया गया। अब इनको था खोजना, तो ये तो मिल नहीं रहे थे, ये मिल नहीं रहे थे, समझिएगा बात को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सभी मिल नहीं रहे थे। तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने इनके घर वालों को परेशान करने लगे। किसके, भगत सिंह के
घर वालों को अंग्रेज परेशान करने लगे। तो भगत सिंह ने सोचा कि यार ये तो हमारे घर वालों को परेशान कर रहे हैं, मतलब ये तो गीदड़ लोग हैं। एक काम करते हैं हम लोग, चलो अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। क्या करते हैं, गिरफ्तारी दे देते हैं। इनका खुद का मत था कि चलो फाइनली रूप से गिरफ्तारी दे देते हैं, लेकिन गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं देंगे। भाई हम भगत सिंह हैं और इतनी आसानी से गिरफ्तारी दे दे कोई भी हवलदार उठा के ले जाए, नहीं। सीधे हम जो गवर्नर जनरल है उसकी असेंबली में बम फेंकेंगे और खुद हमें गवर्नर जनरल गिरफ्तार करेगा, तब बात है कुछ और, समझ रहे हैं। तो ये एक अलग ही इन्होंने प्रोसीजर तैयार किया था गिरफ्तारी का भी। तो हुआ क्या, असेंबली में सबको पता है लॉर्ड एरिवन के असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो नाम याद रखने हैं आपको, बटुकेश्वर दत्त। तो असेंबली में बम फेंकने के लिए कौन कौन गया था, भगत सिंह के साथ कौन गया था, बटुकेश्वर दत्त। बहुत नाम पूछा जाता है, ठीक है। असेंबली में बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। इनका मकसद क्या था, बम फेंककर केवल चेतावनी देना, इनको मारने का मकसद नहीं था, ठीक है। इन्होंने इसी वजह से टेबल जो थी ना वहां पर बम फेंका था। ये चाहते तो लॉर्ड एरिवन के खोपड़ी में बम फेंक सकते थे, लेकिन नहीं, इनके खोपड़ी में बम नहीं फेंका, टेबल में बम फेंका कि हमको केवल गिरफ्तार करो, बाकी टेंशन मत लो। बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी, अपनी गिरफ्तारी दी और नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद के, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूं, अपनी गिरफ्तारी दी, नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद क्या होता है, तो इनको फांसी दे दी जाती है। तेईस मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फाइनली फांसी दे दी जाती है, ठीक है। भगत सिंह की एक पुस्तक पूछी जाती है आपसे, भगत सिंह की एक पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, मतलब उन्होंने बताया कि मैं नास्तिक हूं भाई, मैं क्यों हूं सुन लो ये किताब में, ठीक है। तो इनकी किताब है मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथीस्ट, ठीक। अब चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, लेकिन आजाद का क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद का क्या हुआ, तो 27 फरवरी 1931 इनको इलाहाबाद में ढूंढा गया। इलाहाबाद, कहां पर, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, जिसको कंपनी बाग भी बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखना, कंपनी बाग अल्फ्रेड पार्क एक ही है। यहीं पर पुलिस ने घेर लिया और स्वयं को गोली मार ली, यहीं पर स्वयं को गोली मार, क्योंकि एक ही गोली बची थी, तो अंग्रेजों की गोली से मरने से बेहतर है खुद की गोली से मारा जाए, ठीक है। तो स्वयं को इन्होंने गोली मार ली। तो इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव की कहानी का अंत होता है। अब मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं पिछले टर्न पे, कि जैसे गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हो चुका, ठीक है। इस समझौते में क्या क्या हुआ था, इस समझौते में क्या क्या हुआ था, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि वो क्रांतिकारी नाम था उसमें, ठीक है ना, राजनीतिक नहीं था। इस प्रकार की कुछ बातें थी। गांधी जी की भूल भी मानी जाती है ये, कई लोग गांधी जी का विरोध भी करते हैं इसी वजह से। उसके बाद इसी में एक पॉइंट था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसी के दौरान इरविन में ही तय हुआ था कि भाई देखो, पहले में आपने विरोध किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दूसरे में पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। कौन कह रहा है,
इरविन कह रहा है कि हमारे ऊपर ब्रिटेन से प्रेशर आ रहा है, आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, तो अब अपने को देखना है सीधे से कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 29 मार्च 1931 को, कांग्रेस अधिवेशन है ये। अध्यक्ष कौन है यहां पर, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास होते हैं। प्रस्ताव क्या होते हैं, पास होते हैं। कैसे प्रस्ताव हैं समझिएगा। अब देखिए इस पे क्या क्या प्रस्ताव हुए, तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कराची अधिवेशन में से क्या क्या प्रस्ताव पास हुए थे, कौन कौन से प्रस्ताव पास नहीं हुए थे। तो अपने को ध्यान रखना है कि इस पे क्या हुआ। तो पहले तो जो शहीद हुए 31 मार्च, शहीदों की शहादत को नमन किया गया। सेकंड, जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को समझौते को मंजूरी मिली, मंजूरी दी गई। तो आपसे पूछेगा कि गांधी इरविन समझौते को मंजूरी किस अधिवेशन में मिली, तो बता देना है कराची अधिवेशन। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा हम ये कह दें, पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया गया, पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया। जो राजनैतिक स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता, तो राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, आर्थिक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। ठीक है, जैसे कृषि ऋण माफ कर देना, भू राजस्व कम करना, है ना, इतना वेतन देना कि जीविका चले, तो ये सब किया गया। चौथा यही बोल दे कि मूल अधिकार, मूल अधिकारों को मंजूरी दी गई, मूल अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा पास किया गया, द्वारा पास किया गया। मतलब ये किया गया कि जैसे ही भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत को स्वतंत्रता स्वीकार हो जाएगी, तो स्वतंत्रता के बाद मूल अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की मांग किस में हुई थी, तो 1928 के जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें भी थी, 1931 के कराची अधिवेशन में भी थी। ठीक है ना, मूल अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन मूल अधिकारों का उल्लेख 1935 का भारत शासन अधिनियम में नहीं था। ठीक है, ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि मूल अधिकारों की मांग किस में की गई थी। 1928 के भारत नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी, 31 के कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की बात की गई थी, और नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है ना, और 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों की बात नहीं थी। क्लियर है। लेकिन होता यह है यहाँ पे कि गांधी जी का जो इरविन समझौता है, इससे कई लोग दुखी भी हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। जैसे देखते हैं, तो नोट करके मैं यहाँ एक पॉइंट लिखूंगा अलग से, क्योंकि ये चीज़ें आपको शायद ही बुक में ना मिले, तो नॉर्मल बुक में, मतलब गांधी इरविन समझौते की आलोचना अनेक नेताओं ने की, अनेक नेताओं ने की। जैसे
कैसे नेता थे? जैसे यूसुफ मेहर अली, ये सब नाम आते हैं। मेहर अली। जैसे एक मुद्दा तो ये होता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, तो इस वजह से भी काफ़ी उनकी आलोचना की जाती है इस मुद्दे पर, ठीक है। तो यूसुफ मेहर अली। एक है जमुना दास बजाज। जमुना दास बजाज, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो मैंने आपको लिखवा दिया जमुना दास बजाज। इन्होंने क्या किया कि जो गांधी इरविन समझौता था उसको एक राष्ट्रीय भूल बताया इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे लिख दें कि इन्होंने गांधी इरविन समझौते को राष्ट्रीय भूल बताया। भूल बताया, ठीक है। एक भूल हो गई थी गांधी जी से, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। ये भूल थी, गलत था ये। चलो, तो ये मामला हो गया, आपको समझ में आ गया कराची अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, क्लियर है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, आपको जैसे ही आए तुरंत टिक करना है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते को किस अधिवेशन में मंजूरी मिली, तुरंत टिक करना है कराची अधिवेशन, क्लियर है। और कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी कराची अधिवेशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया बात क्लियर। अब आते हैं आगे, और अब आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब आगे ही चलते हुए मिलेगा हमें गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, कब कब, 1930 को, 1931 को और 1932 को। तो 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कहाँ हुए, स्थान क्या था, उद्घाटन किसने किया, अध्यक्षता किसने। पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या हुआ था, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने विरोध किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते के तहत मतलब कांग्रेस शामिल हुई थी। कैसे शामिल हुई थी, गांधी जी कैसे गए थे, किस जहाज से गए थे, एक एक चीज आपको बताएंगे, लेकिन अगले टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। काफ़ी डिटेल में चल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये वाला पार्ट आपसे बहुत अच्छे से डिटेल में पूछा जाता है। तो भले 1-2 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन यहाँ आपको डिटेल में देखना है, ठीक है। आर ओ जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आर ओ खास आर ओ की, वो लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। कभी भी का मतलब है कि होली तक, जहाँ तक उम्मीद है, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पहले भी जो आर ओ की डेट आई थी 22 दिसंबर, वो भी अचानक आई थी, एकदम सडनली आ गई थी, ठीक है। तो आयोग के चक्कर में मत रहना कि आयोग पहले आपको बताएगा कि चलो हम निकालने वाले हैं, ना, वो एकदम नोटिस निकालेगा और आप हक्के बक्के रह जाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम आपका प्री मेंस इसी साल होना है, लास्ट तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। नियुक्ति भले अगले साल स्टार्टिंग में मिले, ठीक है, लेकिन सब कुछ इसी साल हो जाएगा। तो ध्यान रख के पढ़ाई करना अपना। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। गोलमेज सम्मेलन की डिटेल्ड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।